स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि एमेट जो कि सूहो के ऊपर अटैक करता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी जंजीरें वापस से उसको उसी रूम में खींच लेती है जिस रूम से वो आया था। और तभी सूहो देखता है कि उसका जो क्वेस्ट था वो एकदम से चेंज हो जाता है, वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो अपने सिस्टम के क्वेस्ट को बड़े ध्यान से देखता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे क्वेस्ट के साथ कुछ हुआ है क्या, ये क्वेस्ट चेंज सा लग रहा है। एजिल भी उससे पूछती है कि क्या हुआ मोनार्च, आप काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। सो उससे कहता है कि ये क्वेस्ट, ये इमरजेंसी क्वेस्ट एकदम से चेंज हो गया। तो जब नया क्वेस्ट आया हुआ था उसमें भी सूहो का सिस्टम उसको बता रहा था कि डायमेंशनल क्रैक को डिटेक्ट किया गया है। गेट के अंदर जाकर आयरन बॉडी का जो वंशज है एमेट, उसको तुम्हें आजाद करना है। इसके बाद सूहो उसी रूम के अंदर जाता है। आसपास का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि चारों तरफ स्कैवेंजर गिल्ड के जो लोग इस रूम में आए हुए थे वो सभी मारे जा चुके थे। उन लोगों को देखकर सूहो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ तो लगता है इसको एमेट ने खत्म कर दिया है। वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने वही एमेट मॉन्स्टर होता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था, जो कि सूहो के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही अटैक कर रहा था। वो सूहो से कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे देखने के लिए आए, तुम में थोड़ी सी हिम्मत है ही इंसान। जिसपे सूहो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि हम लोग अच्छी तरीके से बातचीत कर सकें। जिसपे एमेट उससे कहता है कि वैसे क्या हम लोगों ने पहले बात नहीं की क्या अभी। जिसपे सूहो उससे कहता है कि क्या तुम इसको बातचीत कहोगे, क्योंकि उन बातचीत के दौरान तुम हर बार बस मुझे मारना चाहते थे। जिसपे एमेट उससे कहता है कि ओ ऐसी बात है इंसान, और वैसे भी ये सब कुछ मैंने टर्नैक से ही तो सीखा है, और अगर तुम मेरे को यहाँ पर सिर्फ कंप्लेन करने के लिए आए हो तो अपनी कंप्लेन लेकर यहाँ से निकल जाओ। सूहो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे ये काफी ज्यादा वायलेंट है, लेकिन इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी छोटे से ईमानदार बच्चे को देख रहा हूँ, और मेरे को तो इस चीज के ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मेरे को इस जैसे को रिक्रूट करना पड़ेगा। सूहो से कहता है कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम द मोनार्च आयरन बॉडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्यों है, क्या तुम मुझे बताओगे? ओह तो तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूरियस हो इन सब चीजों को लेकर कि आखिरकार मैं टर्नैक से इतने नफरत क्यों करता हूँ, और वैसे भी मैं काफी लंबे समय पर यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये तुम्हें बता देना चाहिए। मेरा नाम एमेट है और मेरे को मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी टर्नैक और स्पेल कास्टर के द्वारा बनाया गया था, और फिर वो लोग मेरे को इस जगह पर ले आए। अभी बात सुनकर सूद से कहता है, एक मिनट, तो मतलब मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी जो कि टर्नैक है और स्पेल कास्टर, उन दोनों तुम्हें बनाया है? एमेट उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन दोनों ने ही मुझ जैसे डेमोन को इस प्रकार का मॉन्स्टर बना दिया और मेरे को इस जगह पर लाकर छोड़ दिया गया, इस कब्र पे जहाँ पर सिर्फ मरे हुए लोग ही थे, और इन खतरनाक चैनों से बांध दिया गया। सू से पूछता है कि वैसे क्या तुम इस चेन को ब्रेक नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि ये चैन मैजिक से बनी हुई है, और अगर मैं इनको तोड़ने की भी कोशिश करूं और इनसे दूर भाग जाऊं, फिर भी ये चैन दोबारा आकर मुझे जकड़ लेंगे, मुझे कैद कर लेंगे, और सिर्फ इस चैन की वजह से मैं कभी भी इस कब्र के डेप्थ में नहीं गया, और मैं उस टर्नैक को और स्पेल कास्टर को कभी भी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे इस प्रकार से टॉर्चर किया। एमेट की ये बात सुनकर सुहो सोचने लगता है कि जैसा कि मेरे क्वेस्ट ने भी बताया था कि मेरे को एमेट को फ्री करना है, तो मुझे एबेट को इन चैनों से छुटकारा दिलवाना होगा। मेरे को किसी न किसी तरीके से इसको इन चैन से आजाद करना होगा, लेकिन आखिरकार किस तरीके से मैं उसको इस चैनों से छुटकारा दिलवाऊंगा जबकि ये चैन बार बार रीअपेयर हो जाते हैं। और अगर सिर्फ इन चैनों से छुटकारा पाने के लिए इनको ताकत लगाकर बस इन दीवारों से खींचना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और वैसे भी एमेट ने ये सब कुछ पहले ही कर लिया होगा। एक मिनट, ये स्टेक्स। और तभी सुहो एमेट से कहता है कि एमेट, वैसे क्या जब तुमको यहाँ पर सील किया गया था इसके अंदर, तो इससे पहले भी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर था क्या? एमेट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ। तो वो समझ जाता है कि इस चीज का मतलब तो ये है कि एमेट इस डंजन का मास्टर नहीं है। जिस पे सुहो उससे पूछता है कि वैसे तुमने क्या इस मकबरे के अंदर, इस टॉम में, क्या तुमने ऐसा कोई रूम देखा है जो कि बहुत बड़े स्टील के डोर से बना हो, या जिसमें बहुत बड़ा स्टील का दरवाजा हो, ऐसा कोई रूम? जिसपे एमेट उसको बताता है कि ये एकमात्र रूम है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और जैसा कि मैं इन चैनों से बंधा हुआ हूँ और इस चैन की वजह से मैं कभी भी इस टॉम के डेप्थ को अच्छी
तरीके से एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया। लेकिन आखिरकार तुम मेरे से इतने सारे अजीब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? अब ये बात सुनकर सो कुछ सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, क्योंकि इस डंजन के अंदर एमेट आसपास घूम सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिरकार क्यों स्पेल कास्टर ने इस प्रकार की स्पेल करा कि ये चैन रीअपेयर हो जाते हैं अगर एमेट एक सेट की गई डिस्टेंस से दूर जाता है तो। और अगर मेरी थ्योरी सब कुछ सही है तो इसका मतलब, और फिर सोहो एमेट से कहता है कि एमेट, अगर मैं तुमको इस जगह से फ्री करवा दूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? एमेट उससे कहता है, ओ तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम मेरे को इस जगह से फ्री करवाने वाले हो? तुम जो कुछ भी करो, अगर तुम मेरे को किसी तरीके से इस जगह से फ्री करवा देते हो तो जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो क्या तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि तुम स्पेल कास्टर को खत्म करने वाले हो, जबकि तुम्हें ये खुद ही नहीं मालूम कि आखिरकार वो कहाँ पर है? या तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि ये स्पेल खत्म हो सकती है? लेकिन अगर तुमने इस प्रकार की बातें मेरे से मजाक करने के लिए कही है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। एजिल उसको ये सब करने से मना करती है, उसे रोकती है कि ये यंग मुनार्च, लेकिन सुहो का मानने वाला था। वो एमेट से कहता है कि सिर्फ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इससे पहले कि तुम कोई डिसीजन लो, मैं इस पूरे डंजन को गिराने वाला हूँ। ये बात सुन के तो एमेट भी हैरान होता है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। सुहो उसको समझाता है और उसको बताता है कि जैसा कि तुमने मेरे से कहा कि तुम इस डंजन के डेप्थ में कभी जा ही नहीं पाए इन चैन्स की वजह से, है ना? और अगर ऐसा स्पेल कास्टर ने जानबूझ के किया होगा तो शायद ऐसा इसलिए होगा कि उसको इस बात की चिंता होगी कहीं तुम डंजन के मास्टर को खत्म ना कर दो। और अगर एक बार तुमने डंजन के मास्टर को यानी कि डंजन के बॉस को खत्म कर दिया, उसके बाद ये पूरी की पूरी डंजन कोलैप्स कर जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर ये जंजीरें अपना पर्पस ही भूल जाएंगी कि आखिरकार इन्हें क्या करना है, और अगर ये इन्हें पता ही नहीं रहेगा कि अब इनका पर्पस क्या है, तो इन हथकड़ियों का होने का फायदा क्या? अगर हम इस पूरे डंजन को ही गिरा देंगे तो इन जंजीरों का जो मेन एम था वो भी ये भूल जाएंगे, क्योंकि अब तो उनका कोई एम ही नहीं रहेगा ना। जिसकी बात सुनकर एमिर थोड़ा सा खुश होता है, वो कहता ओ ये तो काफी बेहतरीन आइडिया है। और फिर सुहो वहां से बॉस रूम की तरफ जाने लगता है। बेरू सुहो से कहता है कि यंग मोनार्च, आखिरकार आपने बेरू की जगह पर इस अजीब से दिखने वाले जानवर को क्यों चुना? जिसपे एमेट उसको अपने हाथ से साइड करते हुए कहता है कि चल 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 साइड हट। और तू इस तरीके से उड़ने वाले एंट की तरह एक्ट क्यों कर रहा है? ये बात सुन के बेरू काफी ज्यादा भड़क जाता है, उसके ऊपर चिल्लाता कहता है कि क्या 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 बोला तूने? फ्रूट फ्लाई, तुझे क्या मेरे ओरिजिनल बॉडी के हाथों मरना है क्या? बता दे, अगर तेरी ये इच्छा है तो मैं वो पूरी कर दूं। जिसपे एमेट उससे कहता है कि वो सब छोड़ो, और वैसे भी क्या कोई सोच सकता है कि ये छोटा सा बच्चा शैडो मोनार्च का बेटा है? और वो बेरू के साथ उस टॉम के अंदर जाता है। वो बेरू को बताता है इस पूरी जगह पर यही वो पॉइंट है जिसके आगे मैं नहीं जा पाता हूँ, लेकिन अगर शैडो मोनार्च के सन की वजह से ऐसा हो पाए तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर वो फेल हो जाए, वो डंजन के मास्टर को मार ही ना पाए, और क्या हो अगर डंजन भी कोलैप्स कर जाए लेकिन मेरी चैन मुझे रिलीज ही ना करे, तो उसका मतलब ही तो फेलियर ही हुआ ना। लेकिन मुझे नहीं पता, कोई भी रीजन हो, लेकिन उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। और फिर वो याद करने लगता है अपने बीते हुए पल को। टर्नेक कहता था कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही असली स्ट्रेंथ है, असली ताकत है, और ऐसा सोचते हुए उसने मुझे बनाया। लेकिन ऐसा लगता है कि हमसे कमजोर इंसान भी काफी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और अगर ये बच्चा वही है, मुझे इस जगह से जरूर फ्री करवाएगा। इस तरफ हम लोग देखते हैं सुहो को, जो कि डंजन के बॉस के जो सुरक्षा करने वाले मॉन्स्टर्स थे वो उन सभी लोगों को खत्म करता है। हालांकि वो सुहो से बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़े भी थे, लेकिन सुहो का भी काफी अच्छा लेवल अप हो चुका है, तो वो इजिली इन सभी लोगों को खत्म करता है। और फाइनली अब यहाँ पर एक ही बंदा बचता है, और ये होता है इस टॉम का वार्डन शिका। इसके बाद हम लोगों को अभी से कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सुहो सारा प्लान बना रहा था कि किस तरीके से उसको अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना है और एमेट को इन चैन से फ्री करवाना है। तो सुहो शैडो डंजन को ओपन कर देता है और उसमें एमेट को ले जाने की सोचता है, लेकिन तभी वो चैन वहां पर अपीयर होती हैं और फिर से वो एमेट को पकड़ लेती हैं। अब इस चीज को देखकर सुहो समझ जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं तुमको वैसे शैडो डंजन में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चैन फिर से यहाँ पर अपीयर हो जा रही है और तुमको शैडो डंजन के अंदर जाने ही नहीं दे रही हैं।
जिसपे एमेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस चैन को पकड़ते हुए कहता है कि जिस पल मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस प्लेस को छोड़कर अब जाने वाला हूँ, मेरे ऐसा सोचते ही ये सारी की सारी चैन अपीयर हो गई और मेरे को पकड़ लिया। ये बात सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता ये तो काफी ज्यादा अजीब सा स्पेल है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था, देख रहा था कि क्या ये चीज काम करेंगी कि नहीं। तो हमको अपने प्लान में दो चीजें हैं जो कि हमको पहले करनी होंगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं और एजिल जाकर बॉस मॉन्स्टर को हराएंगे ताकि ये जो डंजन है वो कोलैप्स कर जाए। और जैसे ही हमारा पहला काम होगा तो हमारा जो दूसरा टास्क है वो ये है कि ये जो चेन्स हैं ये अपना एम ही भूल जाएंगे और ये जो पिलर है तुम उसको इजीली से डिस्ट्रॉय कर कर इन चैन से आजाद हो पाओगे। और फिर इसके बाद एमेट हमारी टीम को ज्वाइन करेगा और फिर हम लोग अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही हमारा ये काम हो जाता है, एमेट फ्री हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हम लोग शैडो डंजन के अंदर चले जाएंगे ताकि जो डंजन कोलैप्स हो रहा है इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हमारे इन दोनों टास्क में से अगर एक भी टास्क फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा प्लान ही फेल हो गया। वैसे मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो, जिसपे एमेट कहता है कि छोड़ो, भूल जाओ इसको, अब तो कुछ भी हो, मेरे को यहाँ कैद रहने से तो अच्छा ही है कि कम से कम हम ट्राई करें और यहाँ से फ्री होने की कोशिश करें। और फिर हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर बॉस मॉन्स्टर सुहू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुहू भी उसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी से बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और अपने डैगर से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है। सुहू को लगा था कि इतने सारे अटैक करने के बाद बॉस मॉन्स्टर खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बॉस मॉन्स्टर को तो खरोच तक नहीं आई होती है। और फिर सुहो को समझ में आता है कि एक्चुअल में जो टॉम का वार्डन है यानी कि शिका, वो तो उसके पास भी नहीं जा पाया क्योंकि उसके हाथ में जो एक पत्थर है वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और जैसा कि इसका नाम रेड कलर से लिखा हुआ है तो कम से कम इसका ए रैंक तो होगा ही। और अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो मेरी पूरी माना ही खत्म हो जाएगी और मैं इसे हरा भी नहीं पाऊंगा। तो मेरे को इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और तभी एजिल जो अपना वीपन होती है वो काफी तेजी से शिका की तरफ फेंकती है और सुहो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उसके उस वीपन में ताकि वो जाकर उसको काफी तेजी से हिट करे, लेकिन शिका उसको बड़े ही आसानी से साइड में फेंक देता है, मानो उसे तो इससे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। और तभी सुहो चिल्लाते हुए कहता है कि एजिल चलो हम अपनी बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात सुनकर एजिल का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यंग मोनार्च, चलिए। फाइनली यंग मोनार्च मान गए और जो चार्जिंग रिक्वायरमेंट थी बॉन्ड स्किल के लिए वो भी मैंने सीख लिया है जब मैं यंग मोनार्च के साथ अलग अलग गेट में जाकर मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। अब मजा आएगा ना। और फिर सुहो और एजिल दोनों अपनी बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसको हरा पाए। तो असल में जब एजिल मॉन्स्टर्स को मार रही थी तो वो उनके जो साउल्स थी उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रही थी, जिससे कि बॉन्ड स्किल का जो चार्जिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। और फाइनली अब उसको मौका मिल गया था कि वो सुहो को यंग मोनार्च को ये दिखा पाए कि वो भी काबिल है। और फिर सुहो काफी ज्यादा तेजी से शिका के ऊपर अटैक करता है। सुहो के दिमाग में तो बस एक ही चीज थी कि अब मेरे को इसको खत्म ही कर देना है। और सुहो ने अपनी सारी ताकत अपने उस एक अटैक में डाल दिया था। एजिल के अंदर भी जितनी ताकत थी उसने सारी की सारी एनर्जी उस बॉन्ड स्किल के थ्रू सुहो के अंदर डाल दिया था। तो एक्चुअल में जो एजिल का बॉन्ड स्किल है ना उसमें सुहो को एक अटैक में अंदर इतनी ज्यादा पावर दे देती है कि सुहो अपने उस अटैक में एजिल की पावर जो कि उसने चार्ज किया है यानी कि उसकी ताकत को और अपनी ताकत को मिक्स कर कर किसी के ऊपर भी बहुत तगड़ा अटैक कर सकता है। तो सुहो शिका के ऊपर यही अटैक करने वाला है और वो उसके ऊपर एक अटैक करता है और फिर इसी यहीं पर कट होता है। दूसरी तरफ हम लोग एमेट और बेरू को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ जो डंजन थी उसको देखते हैं और उसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि सुहो ने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है क्योंकि जो पूरा डंजन था वो कोलैप कर रहा था। इस चीज को देखकर तो एमेट खुश होता है, वो समझ जाता है और कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि डंजन के मास्टर को उसने हरा दिया। और फिर एमेट अपनी ताकत लगाकर उन जंजीरों को भी तोड़ देता है। बीरू कहता है कि तुम मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, हम लोग यंग मोनार्च की तरफ जा रहे हैं। जिस पे एमेट कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस अब ये जो चैन है वो मुझे दोबारा से आके ना कैद कर ले। वो अपने बीते हुए पल को याद करने लगता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार क्यों टर्नैक और स्पेल कास्टर ने मुझ जैसे नॉर्मल डेमोन के ऊपर ये परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट क्यों किया। और मेरे दिमाग में तो सिर्फ वही मेमोरीज हैं, वही यादें हैं जिसमें मुझे रोज का रोज
रोज मार दिया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और दोबारा से रीजनरेट किया जाता था। टर्नैक मेरी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता था और स्पेल कास्टर उसको रिस्टोर करता था। और एक्सपेरिमेंट जितना लंबा चलेगा मेरी बॉडी उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनती जाएगी, ऐसा उनके प्लान के हिसाब से था। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो इस दर्द को झेलने के काबिल नहीं था और फिर मैं अपनी आंखों में ही गिर गया और धीरे धीरे मेरे को ये दर्द मजेदार लगने लगा। मेरे को इस दर्द में मजा आने लगा। लेकिन मेरे इस दर्द के दौरान इन सब के बीच मेरे को हरदम थे सिर्फ एक ही विश थी और वो विश मेरी कभी खत्म नहीं हुई। मेरी इच्छा है कि मैं दोबारा से फिर से मैं फील करूं मैजेस्टी ऑफ द ग्रेट नेचर को, जो कि मैंने देखा था जब मैं जवान था, यंग था। इसके बाद फिर से हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर एमेट उन चैन से आजाद हुआ ही था। वो जैसे ही थोड़ा सा दूर जाता है वो चैन फिर से अपेयर आ जाती है और उसको कैद करने लगती है। इस चीज को देखकर तो एमेट का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि टर्नैक स्पेल कास्टर, तुम लोगों ने मुझे मार ही क्यों नहीं दिया। लेकिन तभी वहां पर सूहो आ जाता है और सूहो उन चैनों पर आकर खींच कर एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो चैन थोड़ी सी साइड में हो जाती हैं। बेरू भी सूहो को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यंग मोनार्च आप आ गए। लेकिन वो स्टेक्स काफी ज्यादा मजबूत थे और वो दोबारा से आकर एमेट को कैद करने वाले थे। उन चीजों को सूहो देखते हुए कहता है कि ये स्टेक्स काफी ज्यादा मजबूत हैं और अगर ये एमेट को इस तरीके से नहीं जाने देंगे तो ठीक है, मैं इन स्टेक्स को ही हिला दूंगा, इन्हीं को मूव कर देता हूँ। और वो अपने शैडो डंजन के अंदर उन स्टेक्स को ही ले जाने लगता है। तो एक्चुअली में दोस्तों जो जंजीरें हैं ना, इनके आगे मोटे मोटे लोहे लगे हुए हैं स्टेक्स, जो कि दीवारों में जाकर धस जाते हैं। तो ये दोबारा से जाकर उन दीवारों में धसने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो उनके ऊपर लात मारकर उनको शैडो डंजन के अंदर धकेल देता है और वो सारे के सारे जो स्टेक्स थे जंजीर सहित शैडो डंजन के अंदर जाते हैं और दूर दूर जाकर धस जाते हैं। तो एक्चुअल में ये लाइफ टाइम तक अब एमेट के साथ ही रहने वाले हैं जब तक कि इनको कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। तो सू ने अब क्या किया कि इन स्टेक्स को शैडो डंजन के अंदर ही ले आया है कि अगर कैद रखना ही है तो शैडो डंजन के अंदर रखो, क्योंकि जो ओरिजिनल डंजन है वो तो पूरी तरीके से कोलैप कर गई है। लेकिन इन सब में सूहो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इस चीज को देखकर एमेट चिल्लाते हुए कहता है अपने मन में कि सुआंग सूहो, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए इतने ज्यादा घायल क्यों हो गए? सूहो की हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो उन बाकी बचे जो स्टेक्स थे उन सभी को शैडो डंजन के अंदर धकेल रहा था। और तभी एमेट कहता है कि अब मैं समझा कि आखिरकार क्यों टर्नैक नहीं सभी मोनार्च शैडो मोनार्च से हार गए। ये बात सुनकर सूहो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। वो एमेट की तरफ देखता है, वो कहता है एमेट? और तभी एमेट कहता है तो ठीक है, यानी कि हम लोगों को इन स्टेक्स को इस गेट के अंदर ले जाना है ना? तो अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग दोनों मिलकर अपनी सारी ताकत एक साथ लगाते हैं, आखिरी बार एक साथ। तैयार हो जाओ सांग सूहो, मतलब यंग मोनार्च। और फिर वो दोनों मिलकर पूरी ताकत से वो जो स्टेक्स होते हैं उनको एक साथ पूरी ताकत से शैडो डंजन के अंदर धकेलने लगते हैं। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट होता है। इसके बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं एजिल को, जिसकी आंख खुलती है। वो अपने आंख के सामने बेरू को देखती है, कहती है तभी बेरू कहता है ओ तो तुम उठ गई? वो कहती है हाँ बेरू। वो अपने चारों का नजारा देखती है, कहती है अरे यंग मोनार्च ने मेरे को शैडो डंजन के अंदर भेज दिया क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी। वैसे वैसे वो अभी यहाँ है कहाँ पर? वो ठीक तो है ना? और एमेट का क्या हुआ? बेरू उसको शांत करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, वो लोग अभी आराम कर रहे हैं। तभी एजिल अपने साइड में देखती है तो वहां पर सूहो था, जो कि काफी हद थक गया था और इसीलिए वो आराम कर रहा था। एजिल उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ओह तो यानी कि हम लोगों ने कर दिखाया। और तभी सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आयरन बॉडी का जो वंशज है तुमने उसको अपने टीममेट के तौर पर रिक्रूट किया है और तुमने अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशनल क्रैक को भी कंप्लीट कर दिया है। तुम्हारा लेवल अप हुआ है, साथ ही में उसको काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर जिन चुल को देखते हैं, जो कि अपने फोन के अंदर सूहो के बारे में ही डिटेल्स पढ़ रहे थे।
वो कहते हैं कि हंटर सांग जिनवू के जाने के बाद कुछ चीजें दोबारा से स्टार्ट हुई। हाँ, हंटर्स और गेट दोबारा से अपेयर होना स्टार्ट हो गए। लेकिन मिस्टर सांग जिनवू की वजह से, उन्होंने जो मुझे अपने प्रीवियस वर्ल्ड की मेमोरीज दी, उसकी वजह से मैंने एक हंटर एसोसिएशन बनाया, और ग्रेट कैटलिज्म की वजह से जो तबाही आने वाली थी उससे हम लोग बच गए। और अब इस दुनिया में एक नई चीज है, स्टार डस्ट। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया पिछली दुनिया से काफी अलग है, क्योंकि इस बार इस दुनिया में एक नई चीज है, स्टार डस्ट। लेकिन इसकी वजह से जो लो रैंक के हंटर्स होते हैं वो लोग अपनी माना को इंक्रीज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये पता लगा पाए हैं कि ये सब कुछ जो स्टार डस्ट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो ली मिनसुंग के द्वारा किया जाता था, जो कि ग्रिम रीपर गिल्ड का वाइस लीडर है। और वो ये सब कुछ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि जो हंटर लिन त्यांगू है, जो कि इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, वो कहीं बाहर ट्रिप पर गए हुए थे। तो इसका मतलब तो ये है कि ज्यादा चांस है कि वो ये सब कुछ अकेले ही कर रहा है। मुझे डाउट है कि ली मिनसुंग प्रीवियस वर्ल्ड में इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन करने में कैपेबल था। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई अपराधी है। और तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है। ओह, तो ये आप हैं। वैसे आप मुझे काफी ज्यादा रेयर कॉल करते हैं सर। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।